हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, जो हमारी रिवीजन की सीरीज चल रही है। तो इसमें आज हम देखने वाले चैप्टर 7 शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो इसके पहले 6 चैप्टर तक का रिवीजन हम कर चुके हैं। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स के रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सर्वेइंग सेकंड की सभी चैप्टर की रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी वीडियोज आप सर्वेइंग सेकंड की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने भी आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उस सभी सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सभी सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो उसके 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यदि आपको इस किसी भी सब्जेक्ट की 5th सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट की अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर हमारा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के बारे में हम देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे। इस चैप्टर एक एक चैप्टर का हम रिविजन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका सर्वे खत्म हो गया है, ठीक है, और सवाल अभी आपका चल रहा है। तो इसके बाद आपका रेलवे का भी रिवीजन कराया जाएगा। रेलवे का पूरा पार्ट एक साथ रिवीजन कराया जाएगा एक वीडियो में। ब्रिज का आपका एक पार्ट आएगा और एक पार्ट आपका टनल का आएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है? मृदा की अपरूपण के प्रति अधिकतम प्रतिरोध उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है। जो मृदा का अपरूपण होता है यानी कि शेयर होता है, उस शेयर के प्रति जो अधिकतम प्रतिरोध होता है उसकी अपरूपण सामर्थ्य, वही उसकी अपरूपण सामर्थ्य यानी कि शेयर स्ट्रेंथ कहलाती है। शेयर के प्रति जो अधिकतम प्रतिरोध होगा वही उसकी शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी सॉइल की। मृदा पर अपरूपण सामर्थ्य से अधिक बल आने पर मृदा अपरूपण में विफल हो जाती है। जो भी इनकी अपरूपण सामर्थ्य यानी कि शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ हम किसे बोल रहे हैं? जो मृदा का अगर शेयर हो रहा है, उसमें अपरूपण हो रहा है, तो अपरूपण के प्रति जो प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध जो आपका जो लगता है, उसकी अपरूपण जो अधिकतम प्रतिरोध होता है वही उसकी अपरूपण सामर्थ्य कहलाती है, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ। यानी कि मैक्सिमम जो प्रतिरोध कर पा रहा है वही उसकी शेयर स्ट्रेंथ है। अगर इस शेयर स्ट्रेंथ यानी कि मृदा पर अपरूपण सामर्थ्य से अधिक बल आने पर मृदा अपरूपण में विफल हो जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका अधिकतम प्रतिरोध है वही उसकी शेयर स्ट्रेंथ है। और जब शेयर स्ट्रेंथ से अधिक बल आएगा मृदा पर तो क्या होगी? मृदा शेयर में आपका फेल हो जाएगी, अपरूपण में विफल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है मृदा की अपरूपण सामर्थ्य मूलतः निम्न घटकों से मिलकर बनी होती है। जो अपरूपण सामर्थ्य होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है, निम्न कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट हमारा है आंतरिक घर्षण यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन। तो आंतरिक घर्षण कणों के परस्पर अंतर्गतन यानी कि जो आपका इंटरलॉकिंग होता है, अंतर्गथन होता है, इसके कारण होता है। घर्षण के कारण मृदा कण एक दूसरे पर फिसल नहीं पाते। जब इनका आंतरिक घर्षण होता है तो इसके कारण मृदा एक दूसरे पर भी फिसल नहीं पाते हैं। तो ये होता है हमारा आंतरिक घर्षण। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य मूलतः इन घटकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा है संसंजन यानी कि कोहेजन। तो बल, वह बल जिसके कारण मृदा कण परस्पर बंधे रहते हैं, संसंजक बल कहलाता है। संसंजकता का गुण संसंजक कहलाता है। तो जो जिसमें आपका अगर कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें अगर संसंजकता का गुण है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे आपस में बंधे होंगे। अगर उसमें कोहेजन का क्वालिटी नहीं है तो उसके पार्टिकल आपस में बंधे नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। तो यही गुण आपका संसंजकता यानी कि संसंजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है मृत्तिका की अपरूपण सामर्थ्य प्रमुखतः संसंजन के कारण तथा रेतीली मृदाओं की अपरूपण सामर्थ्य घर्षण प्रतिरोध और गुंथन के कारण होती है। मिश्रित मृदा की अपरूपण सामर्थ्य में उपरोक्त सभी तत्वों का योगदान रहता है। तो यहाँ पर आपको बताया जो मृत्तिका की अपरूपण सामर्थ्य होती है वो प्रमुखतः संसंजन के कारण, जो क्योंकि क्ले में आपका कोहेजन का गुण होता है, और जो आपका रेतीली मृदा होती है उसमें कोहेजन नहीं होता है, उसमें नॉन कोहेजिव होते हैं वो मटेरियल। तो इसमें क्या होती है? अपरूपण सामर्थ्य घर्षण प्रतिरोध व गुंथन के कारण होती है, जो आपकी रेतीली मृदा होती है। और जो मिश्रित मृदा जो कंपोजिट सॉइल होती है, मिश्रित मृदा होती है, उसमें अपरूपण सामर्थ्य आपका सभी तत्वों का योगदान रहता है। उसमें जो अपरूपण सामर्थ्य होती है उसमें आपका सभी तत्वों का योगदान रहता है, यानी कि संसंजन का भी और घर्षण का भी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है संसंजक व असंसंजक मृदाएं या फिर संसंजक व जो आपका कोहेजन और नॉन कोहेजिव होता है, इनमें उनको देखना है। तो संसंजक मृदा आपकी क्या होती है? कोहेजिव सॉइल क्या होती है? वे मृदाएं जिनके कणों में परस्पर आकर्षण होता है संसंजक मृदाएं कहलाती हैं। कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। ये मृदाएं महीन कणों वाली होती हैं और इन मृदाओं के गुण कणों के साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। ये मृदाएं सुघट्य होती हैं। इन मृदाओं की उत्पत्ति रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होती है।
चिकनी मिट्टी अर्थात मृतिका ससंजक मृदा है, मृतिका की सामर्थ्य ससंजकता के कारण ही होती है। तो ससंजक मृदा किसे कहेंगे? जिसमें आपस में ससंजकता होगा। और ये मृदा क्या होती है? महीन होती है, महीन कणों वाली होती है। इसमें आपस में आकर्षण होता है, जो ससंजक मृदाएं कहलाती हैं। और इनके जो गुण होते हैं इनके कणों के साइज पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि इनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये मृदाएं आपकी, इसमें सुगठिता का गुण भी होता है, प्लास्टिसिटी का। और इन मृदाओं की जो उत्पत्ति होती है रासायनिक अपक्षय के फलस्वरूप होती है। इसका जो एग्जाम्पल है चिकनी मिट्टी या फिर मृतिका, ये आपकी ससंजक मृदा होती है। नेक्स्ट हमारा है असंजक मृदा या ससंजनहीन मृदा, इसको हम बोल सकते हैं। तो इनके कणों में परस्पर कोई आकर्षण नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। ये मृदाएं मोटे कणों वाली होती हैं। इन मृदाओं के गुण कणों के साइज पर निर्भर करते हैं। और रेत ससंजनहीन मृदा है। तो जस्ट उसका अपोजिट है जो आपकी नॉन कोहेजिव सॉइल है। इसमें क्या होता है? कणों में परस्पर इनके कोई आकर्षण नहीं होता, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। इनके कण दूर दूर रहते हैं। ये मृदाएं आपकी क्या होती है? मोटे कणों वाली होती हैं। और इन मृदाओं के जो गुण होते हैं इनके कणों के साइज पर ही निर्भर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो रेत जो आपका होता है, सैंड आपका जो होता है नॉन कोहेजिव सॉइल में आता है। नेक्स्ट हमारा कूलम्ब का नियम। कूलम्ब लॉ क्या होता है? तो सन 1776 में फ्रांसीसी इंजीनियर कूलम्ब ने मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया था जो कूलम्ब का नियम कहलाता है। तो सन 1776 में दिया गया था ये सिद्धांत, फ्रांसीसी इंजीनियर कूलम्ब ने दिया था। तो उन्हीं के नाम पर इस नियम का जो नाम है वो कूलम्ब का नियम पड़ गया। कूलम्ब के नियम के अनुसार मृदा की अपरूपण सामर्थ्य मृदा कणों में ससंजकता, मृदा पर आने वाले कुल अभिलंब प्रतिबल एवं मृदा कणों के आंतरिक घर्षण कोण पर निर्भर करती है तथा अपरूपण सामर्थ्य अभिलंब प्रतिबल के समानुपाती होती है। यहाँ पर आपको बताया गया जो डिफिनीशन, तो इसका ये फार्मूला है जो आपका कूलम्ब का नियम है। इसके अनुसार जो मृदा की अपरूपण सामर्थ्य होती है, यानी कि जो इसको हम टाउ एफ से डिनोट करते हैं, तो जो मृदा की अपरूपण सामर्थ्य होती है सी प्लस सिग्मा tan फाई इनके बराबर होती है। सी आपका क्या होता है? मृदा की ससंजकता होता है। सिग्मा आपका अभिलंब प्रतिबल होता है। और फाई आपका कणों के बीच आंतरिक घर्षण कोण होता है। और tan फाई की अगर हम बात करें तो ये आंतरिक घर्षण गुणांक होता है। तो इस पर ये निर्भर करती है। इससे जो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो आपका वाई एक्सिस दिख रहा है ये आपका क्या है? अपरूपण प्रतिबल है, यानी कि टाउ एफ। और इधर आपका एक्स एक्सिस पर आपको अभिलंब प्रतिबल दिखाया गया सिग्मा। तो यहाँ से जो ग्राफ आपको मिल रहा है, यहाँ पर क्या है? ससंजकता भी है, सी भी है। तो सी की कुछ वैल्यू होगी जो आपको यहाँ पर दिखाया गया। और जहाँ तक ससंजकता होगा वहाँ से एक लाइन आपकी जस्ट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और वहीं से आपका घर्षण कोण मिल रहा है फाई। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बनेगा टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, क्योंकि इसमें ससंजकता भी है और घर्षण भी है। और घर्षण है तो यहाँ पर फाई भी रहेगा। तो टाउ एफ इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा इसका? सी प्लस सिग्मा tan फाई। और कुछ इस प्रकार से इनका जो डायग्राम है वो बनेगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। घर्षण युक्त ससंजक मृदा। तो ये जो फार्मूला है यही आपका मेन फार्मूला है, इसी में आपका संशोधन होगा। अगर ससंजकता नहीं होगी जिस पार्ट में, तो उसमें क्या होगा? सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फार्मूला आपका हो जाएगा टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सी आपका 0 हो जाएगा। तो सिग्मा tan फाई के बराबर होगा टाउ एफ। अगर जिसमें घर्षण नहीं होगा तो वहाँ पर फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और वहाँ पर क्या होगा? टाउ एफ इक्वल टू सी होगा, क्योंकि ये जो पार्ट होगा आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे और उसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा ये भी हम देखेंगे। तो जो वाला आपका पॉइंट है घर्षण युक्त ससंजक मृदा, तो जो घर्षण युक्त ससंजक यानी कि घर्षण भी है और ससंजकता भी है, तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है आपका टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, जो अभी आपको दिखाया गया। और उसका जो फिगर होगा यही डायग्राम उसका होगा, जिसमें घर्षण भी होगा और ससंजकता भी होगा उसके लिए, क्योंकि आपका ससंजकता सी है और इसके बाद से आपका यहाँ पर घर्षण का जो एंगल है वो दिखाया गया। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पॉइंट है असंजक मृदा, तो इसमें क्या होगी? नॉन कोहेजिव है, तो इसमें जो ससंजकता होगी यानी कि कोहेजन जो होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। सी की वैल्यू 0 होगी। तो उसी फार्मूले में जो आपका ये फार्मूला मिला हुआ है, इस फार्मूले में हम सी की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जब सी की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा क्या होगा? एक टर्म सी वाला हमारा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या? टाउ एफ इक्वल टू सिग्मा tan फाई। तो यहाँ से इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपका है। वाई एक्सिस पे आपका वही रहेगा अपरूपण जो प्रतिबल है, और एक्स एक्सिस पे आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये 0 है। तो इसलिए यहीं से आपका ये एंगल बन जा रहा है, ये आपका फाई। तो यहाँ पर क्या है? सी इक्वल टू 0 है। ये आपका अविलंब प्रतिबल और ये आपका अपरूपण सामर्थ्य टाउ एफ इक्वल टू सी सिग्मा tan फाई। सी आपका 0 है।
नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट हमारा ससंजक मृदा। जब केवल ससंजक मृदा होगी, इसमें घर्षण नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्योर क्ले होगा इसमें घर्षण होगा नहीं, तो यहाँ पर फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी आपकी। तो उसके लिए जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से होगा, फाई की वैल्यू 0 है तो केवल ससंजकता हम दिखाएंगे, एंगल कोई आपका नहीं होगा, टाउ इक्वल टू सी के बराबर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी फार्मूले में जब फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाए क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर बचेगा आपका टाउ इक्वल टू सी। तो इसके लिए ये हो गया। तो यहाँ से 3 फार्मूले आपके मिल रहे हैं। जब आपका घर्षण युक्त ससंजक मृदा है तो आपका टाउ एफ जो अपरूपण सामर्थ्य होगा सी प्लस सिग्मा tan फाई के होगा। जब आपका असंजक मृदा है यानी कि कोहेजन लेस है तो आपका सी इक्वल टू 0 होगा और वहाँ पर टाउ एफ इक्वल टू सिग्मा tan फाई होगा। और जब आपका ससंजक मृदा है, इसमें घर्षण नहीं है, तब आपका फाई इक्वल टू 0 होगा तो टाउ एफ इक्वल टू सी होगा। तो 3 फार्मूले आपको यहाँ से मिल गए जो कूलम्ब का लॉ था वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं कूलम्ब का संशोधित नियम। कूलम्ब का संशोधित नियम क्या है? तो कूलम्ब के नियम के आधार पर अविकल्पित कुछ संरचनाएं विफल हो जाती हैं, जिससे यह महसूस किया गया है कि कूलम्ब के नियम में कहीं त्रुटि है। डॉक्टर टरजागी ने इस समस्या का गहन अध्ययन किया। डॉक्टर टरजागी कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि डॉक्टर टरजागी कौन है। डॉक्टर टरजागी ने इस समस्या का गहन अध्ययन किया और सन 1924 में कूलम्ब के मूल नियम में संशोधन किया, जो कूलम्ब का संशोधित नियम कहलाता है। इस नियम को समझने के लिए प्रभावी और निष्क्रिय प्रतिबलों को समझना आवश्यक है। तो जो आपका कूलम्ब का नियम था उससे कुछ संरचनाएं विफल हो जाती थी, फेल हो जाती थी, तो उसमें देखा गया कुछ कमी पाई गई। तो डॉक्टर टरजागी ने इस नियम में कुछ संशोधन किया जिसको हम कूलम्ब का संशोधित नियम कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इस संशोधित नियम को समझने के लिए आपको प्रभावी या निष्क्रिय प्रतिबल को पहले समझना होगा। तो सबसे पहले हम प्रभावी प्रतिबल क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिबल क्या होता है, उसको हम समझेंगे। एक आपका प्रभावी प्रतिबल यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस का एक चैप्टर ही है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो प्रभावी प्रतिबल आपका होता है क्या? इफेक्टिव स्ट्रेस मृदा के कणों के परस्पर संपर्क बिंदुओं के माध्यम में स्थानांतरित होने वाला दाब प्रभावी दाब और उससे उत्पन्न प्रतिबल प्रभावी प्रतिबल कहलाता है। तो जो मृदा के कण होते हैं उनके परस्पर संपर्क बिंदुओं के माध्यम में जो स्थानांतरित होने वाला दाब होता है वही हमारा प्रभावी दाब कहलाता है, और उससे जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वही हमारा प्रभावी प्रतिबल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा निष्क्रिय प्रतिबल। तो न्यूट्रल जो स्ट्रेस होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है? वहाँ पर जो न्यूट्रल आपकी जो लाइन होती है उस पर सभी चीज़ें क्या होती है, 0 होता है सब कुछ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निष्क्रिय प्रतिबल हम किसे कहते हैं? जल रंध्रों द्वारा संचारित होने वाला दाब, निष्क्रिय दाब, वो उससे उत्पन्न प्रतिबल निष्क्रिय अथवा उदासीन प्रतिबल कहलाता है। जो हम इफेक्टिव स्ट्रेस का जो चैप्टर पढ़े थे उसमें इसको पूरा डिटेल में हम देखे थे कि इफेक्टिव स्ट्रेस हम किसे कहते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो जो आपका मृदा के कणों के द्वारा जो भी आपका कणों के संपर्क बिंदु के माध्यम से स्थानांतरित होने वाला जो दाब होता है वो हमारा प्रभावी दाब कहलाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस। और जो आपका जल रंध्रों के द्वारा आपका जो स्थानांतरित होने वाला दाब होता है वही हमारा निष्क्रिय प्रतिबल कहलाता है, न्यूट्रल स्ट्रेस। तो आप उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल इसके बारे में जान जाएंगे। तो ये आपका हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण। शियर रेजिस्टेंस का जो टेस्ट होता है वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसमें? तो अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण क्या होता है? अपरूपण सामर्थ्य पानी की अपवाह दशाओं पर आधारित होता है। अपवाह की दशा बदलने पर अपरूपण सामर्थ्य में भी परिवर्तन आ जाता है। जब अपवाह की दशा बदलती है तो अपरूपण सामर्थ्य में भी परिवर्तन आपका आ जाता है। अतः अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण अपवाह की निम्न परिस्थितियों में करना संभव होता है। जो अपवाह की निम्न परिस्थितियां होती है इसमें अपरूपण सामर्थ्य परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो पहला हमारा है द्रुत परीक्षण, दूसरा हमारा है संगणित द्रुत परीक्षण, और फिर हमारा संगणित धीमा परीक्षण। यानी कि जो आपका क्विक टेस्ट होता है या अनड्रेन टेस्ट होता है, तो फिर दूसरा हम करेंगे कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट और फिर कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। तो इन 3 टेस्ट को हम कर सकते हैं। तो आपका ये टेस्ट होता क्या है? द्रुत परीक्षण हम देख लेते हैं। यह परीक्षण नींवों के लिए नीचे की मृदाओं के लिए करते हैं। जो द्रुत परीक्षण होता है आपका क्विक टेस्ट, ये जो फाउंडेशन होता है उसके नीचे की जो मृदा होती है उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। जो आपका कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट होता है यह परीक्षण साइलो के निर्माण पूर्व करते हैं। साइलो का आपका अर्थ क्या है? अनाज एकत्र करने वाले निर्माण। जो अनाज एकत्र करने वाले जो निर्माण होते हैं उनके लिए हम संगणित द्रुत परीक्षण करते हैं, कंसोलिडेटेड जो आपका क्विक टेस्ट होता है। तीसरा हमारा होता है कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट, संगणित धीमा परीक्षण। तो यह परीक्षण तटबंधों एवं अपवाह नालियों बनाने में मृदाओं हेतु संपन्न किया जाता है। तो ये आपके 3 टेस्ट है, द्रुत परीक्षण, संगणित द्रुत परीक्षण और आपका संगणित धीमा परीक्षण। तो ये कब करते हैं इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेन अपरूपण परीक्षण आपका क्या होता है, वेन शियर टेस्ट। ये वेन शियर टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। यह परीक्षण प्रयोगशाला एवं स्थल दोनों स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। इस परीक्षण के उपकरण में एक छड़ के निचले सिरे पर परस्पर लंब दिशाओं में 4 ब्लेड निकले होते हैं।
इस प्रकार से रहता है, एक छड़ है और इसके निचले सिरे में आपके 4 ब्लेड इस प्रकार से आपके निकले होंगे, 2 इधर से और फिर आपका 2 इधर से। आपके बुक में फिगर दिया होगा इस प्रकार से 4 ब्लेड, ये आपका छड़ है और इसमें 2 ब्लेड इधर से और 2 ब्लेड इधर से ऐसे निकले होते हैं। लंब दिशाओं में 4 ब्लेड निकले होते हैं जिन्हें हम वेन कहते हैं और इसी के नाम पर आपका ये वेन शियर टेस्ट पड़ा हुआ है। इस टेस्ट का नाम उपयुक्त यांत्रिक व्यवस्था से इन वेनों को मृदा प्रतिदर्श में धंसाकर छड़ पर घूर्णन बल लगाकर वेनों को घुमाया जाता है। इसको हम मृदा में धंसाकर घुमाते हैं और मृदा प्रतिदर्श वेनों के घूमने का प्रतिरोध करता है। घूर्णन बल को धीरे धीरे तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि प्रतिदर्श विफल ना हो जाए। विफलता के समय के घूर्णन बल को ज्ञात कर लिया जाता है। तो यही आपका कहलाता है वेन शियर टेस्ट यानी कि वेन अपरूपण परीक्षण। नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है इस पर, इससे रिलेटेड, तो उसको हम देख लेते हैं। शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपका है एक नमूना जिसका व्यास 37.5 mm तथा लंबाई 80 mm थी का अपरिरुद्ध संपीड़न परीक्षण किया गया। फेलोर लोड आपका 2.8 kg तथा जो विरूपण है वो 13 mm पाए गए। मृदा की अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य तथा कर्तन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विफलता के समय का जो व्यास होता है आपका, ऐसे हम निकालिए, ठीक है। विफलता के समय का जो व्यास है 80 में आपकी लंबाई है, 37.5 में आपका व्यास है और जो आपकी लंबाई है, लंबाई इंटू यानी कि L इंटू डी स्क्वायर अपन L माइनस डी अंडर रूट में कर दे तो यहाँ से आपको निकल जाएगा विफलता के समय का व्यास। और फिर हमारा विफलता के समय नमूने का अनुप्रस्थ भार जब निकालेंगे तो 5/4 डी स्क्वायर। तो डी आपका क्या है, यहाँ से ये जो विफलता के समय का व्यास हम निकालिए सबसे पहले और इसी का हमको स्क्वायर करना है, इसी से हम अनुप्रस्थ भार निकालेंगे। इसके बाद से आपका क्या होगा, ये आपका निकल गया यहाँ से mm में है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब क्या करेंगे, इसलिए मृदा की अपरिरुद्ध जो संपीड़न सामर्थ्य होगी वो हम निकालेंगे। तो ये संपीड़न सामर्थ्य आपकी कैसे निकलेगी, जो आपका 2.8 kg जो फेलोर लोड दिया गया है 2.8 kg आप देख सकते हैं, और जो आपका विफलता के समय नमूने का अनुप्रस्थ भार था, जो लोड है और अनुप्रस्थ भार है उसको हम यहाँ पर डिवाइड किया आपस में। तो यहाँ से हमको मिल गया मृदा की अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य। और जब अपरिरुद्ध संपीड़न सामर्थ्य मिल गया तो अपरूपण सामर्थ्य निकालने के लिए फार्मूला है संपीड़न सामर्थ्य बाई 2, इसका हाफ होगा। तो इसका हाफ जब हम करेंगे तो ये हमारी मिल जाएगी शियर स्ट्रेंथ अपरूपण सामर्थ्य सॉइल की। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आपका शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड आता है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा शियर स्ट्रेंथ का चैप्टर, इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी गई। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे ही आपकी रिवीजन की क्लास चलती रहेगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।